वेलकम टू डीएन एकेडमी। और आगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आज हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जहां सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल रहा था। सोचिए, एक सुल्तान है जो टोपियां सिलकर अपना गुजारा करता है और उसके ठीक बाद गद्दी पर एक ऐसा शख्स बैठता है जो खौफ और लोहे के दम पर मतलब साम्राज्य की परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। आज हम सल्तनत के एक बहुत ही कह सकते हैं ब्रूटल एंड ब्लडी चैप्टर की बात करेंगे। कैसे गुलाम वंश का दबदबा खत्म हुआ और खिलजियों का दौर शुरू हुआ। और इसमें दो सुल्तानों की कहानी मेन है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। इनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये पावर कंसोलिडेशन का एक मास्टर क्लास है। अच्छा। हाँ, जिसमें दिखाया गया है कि सत्ता को पाने और उसे बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। चलिए इस कहानी को खोलते हैं। तो बलबन के सुल्तान बनने से ठीक पहले थे नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो अपनी सादगी और टोपी सिलने के लिए मशहूर थे। ये इमेज तो बड़ी अच्छी लगती है, एक नेक दरवेश सुल्तान की। हाँ, इतिहास कहता है वो टोपी सिलकर गुजारा करते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन ये इमेज बहुत काम की थी। कैसे? जब तक दिल्ली के अमीर और जनता ये सोच रहे थे कि सुल्तान एक नेक इंसान है, तब तक पर्दे के पीछे से उनका प्रधानमंत्री बलबन असली सल्तनत चला रहा था। अच्छा। बलबन ने पहले अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन से की और फिर जब सही मौका आया तो नसीरुद्दीन को रास्ते से हटाकर खुद सुल्तान बन गया। और सुल्तान बनते ही उसका पहला निशाना बना दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी। ये तो 40 सबसे ताकतवर तुर्की सरदारों का ग्रुप था। और मजे की बात यह है कि बलबन खुद इसी ग्रुप का हिस्सा था। उसने अपने ही लोगों को क्यों खत्म किया? बलबन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर एक ही चीज थी। वो क्या? वो जानता था कि सिस्टम को अंदर से कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने खुद वही किया था। दल चालीसा को खत्म करना सिर्फ दुश्मनों को खत्म करना नहीं था, वो उस रास्ते को ही तबाह कर रहा था जिस पर चलकर वो खुद सुल्तान बना था। मतलब एक तरह से जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़े उसी को लात मार दी। बिल्कुल। वो जानता था कि अगर ये 40 सरदारों का गुट रहा तो कल कोई दूसरा बलबन पैदा होकर उसे ही चुनौती दे सकता है। मतलब सत्ता पर एब्सोल्यूट कंट्रोल, कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होना चाहिए। सही। और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए उसने कुछ बहुत अजीब प्रथाएं शुरू की, जैसे सिजदा और पैबोज। ये सिर्फ प्रथाएं नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर? हाँ, सिजदा यानी दरबार में सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पैबोज यानी सुल्तान के पैरों को चूमना। इसके साथ ही उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई घोषित कर दिया। ईश्वर की परछाई? वो दरबार में न कभी मुस्कुराता था, न किसी को मजाक करने की इजाजत देता था। एकदम खौफ का माहौल। तो ये सब एक इमेज बनाने के लिए था कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं है, वो तो खुदा का प्रतिनिधि है। एग्जैक्टली। ये एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज थी। वो तुर्की अमीरों को, जिन्होंने उसे अपने बराबर का सरदार देखा था, ये एहसास दिलाना चाहता था कि अब वो उनके बराबर नहीं है। अब वो खुदा और प्रजा के बीच की कड़ी है। ये एक नॉन वर्बल मैसेज था कि डोंट इवन थिंक अबाउट चैलेंजिंग मी। और इस इमेज को हकीकत में बदलने के लिए उसे मिलिट्री पावर की भी जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। यहीं पर दीवाने अर्ज का जिक्र आता है। हाँ, और ये दीवाने अर्ज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट कोई मामूली सुधार नहीं था। इट वॉज अ रेवोल्यूशन। अच्छा। इससे पहले सेना का मतलब था राजा के वफादार अमीर और उनकी अपनी अपनी टुकड़ियां, मतलब सेना की वफादारी बटी हुई थी। ओके। बलबन ने इसे सेंट्रलाइज कर दिया। अब सेना सीधे सुल्तान के प्रति वफादार थी, किसी अमीर के प्रति नहीं। इसने सल्तनत के पावर स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। तो एक तरफ जिले इलाही का साइकोलॉजिकल डर, दूसरी तरफ दीवाने अर्ज की मिलिट्री पावर। और इन दोनों को जोड़ने के लिए थी उसकी लौह एवं रक्त की नीति। सही पकड़ा। लॉ एवं रक्त की नीति को लागू करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड फौज चाहिए थी, इसीलिए दीवाने अर्ज बनाया गया। और उस फौज और दरबार में सुल्तान का रुतबा बनाने के लिए नौरोज जैसे शाही पारसी त्योहार शुरू किए गए, ताकि सुल्तान की शान और शौकत का प्रदर्शन हो। बिल्कुल। ये सब एक ही प्लान के हिस्से थे, डर, ताकत और महिमा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती तो बाहरी थी, मंगोल। और उसने उस चुनौती का सामना भी किया। मंगोल उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। जो भी उनके सामने आता था तबाह हो जाता था। बलबन ने दिल्ली को उनसे बचाया, इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन इस रक्षा की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, मंगोलों से लड़ते हुए उसका सबसे काबिल और प्यारा बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया।
कहते हैं कि बलबन, जो दरबार में कभी मुस्कुराता तक नहीं था, अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर टूट गया। वो रात भर रोता था। हाँ, एक लोहे जैसा शासक अपने बेटे के गम में पिघल गया। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ ही समय बाद पुत्र वियोग में उसकी भी मौत हो गई। ये दिखाता है कि क्रूर से क्रूर शासक के अंदर भी एक इंसान होता है। तो बलबन की मौत के साथ ही उसका बनाया हुआ खौफ का ढांचा भी ढह गया। हाँ, उसके उत्तराधिकारी जैसे कैकुबाद उस दबदबे को कायम नहीं रख पाए। और जब भी दिल्ली में पावर वैक्यूम बनता है, कोई ना कोई उसे भरने आ ही जाता है। बिल्कुल, इस बार वो थे खिलजी। सही कहा। बलबन के पोते कैकुबाद की लकवे से मौत हो गई और उसके छोटे से बेटे क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का आखिरी सुल्तान था, उसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। और यहाँ से सल्तनत का एक अध्याय खत्म हुआ और एक नया और भी ज्यादा खूनी अध्याय शुरू हुआ, खिलजी वंश, जो सल्तनत पर सबसे कम समय तक राज करने वाला वंश था। हाँ, और खिलजी वंश का मतलब है दो नाम, हाँ, जलालुद्दीन खिलजी और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। इनका रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। भतीजा, दामाद, सेनापति, सब कुछ एक ही शख्स। और दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। चाचा जलालुद्दीन 70 साल की उम्र में सुल्तान बना था। वो जानता था कि सल्तनत में बहुत खून खराबा हो चुका है, इसलिए वो शांति से राज करना चाहता था। अच्छा। वो कहता था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं। जबकि भतीजा अलाउद्दीन, उसकी आंखों में तो पूरी दुनिया जीतने का सपना था। वो खुद को सिकंदर सानी कहता था, यानी दूसरा सिकंदर। हाँ, दूसरा सिकंदर। यही टकराव की वजह थी। अलाउद्दीन को अपने चाचा की शांति वाली नीति पसंद नहीं थी। उसे लगता था ये कमजोरी है। उसने जलालुद्दीन से पूछे बिना 1292 में मालवा और 1296 में देवगिरी पर हमला कर दिया और देवगिरी से उसे बेहिसाब दौलत मिली। और इसी दौलत ने उसे दिल्ली का तख्त हासिल करने का हौसला दिया। सही। जब वो देवगिरी की जीत से लौट रहा था तो जलालुद्दीन उसे मिलने और उसे मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ा। वो अपने भतीजे पर भरोसा करता था। लेकिन अलाउद्दीन ने धोखा दिया। हाँ, जब दोनों गले मिले तो अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सिपाहियों ने खंजर निकालकर अपने सुल्तान, चाचा और ससुर की हत्या कर दी। ये तो प्योर बिट्रेयल है। मतलब सत्ता के लिए ना कोई रिश्ता मायने रखता था, ना कोई उसूल। पावर वॉज दी ओनली मोरालिटी। बिल्कुल। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का दौर शुरू होता है। अब वो सुल्तान है, उसके पास देवगिरी की दौलत है और दूसरा सिकंदर बनने का जुनून। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए दो चीजें चाहिए थीं। एक बहुत बड़ी सेना, और उस सेना को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा। लेकिन एक परमानेंट आर्मी रखना तो बहुत महंगा सौदा रहा होगा। सल्तनत के पास इतना पैसा था कहां से? ये इकोनॉमिक सुसाइड नहीं था? यही अलाउद्दीन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा इनोवेशन था। उसने एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जो पूरी तरह से उसकी मिलिट्री एम्बिशंस को सपोर्ट करती थी। और इसका सबसे मशहूर हिस्सा है उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था। हाँ, वो भयानक सजा वाली नीति कि अगर कोई दुकानदार वजन में हेरा फेरी करता तो जितना वजन कम तौला उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। एक मिनट, शरीर से मांस काट लेना ये सजा है या दहशत फैलाने का तरीका? A fine would punish the crime, but this punishes the entire marketplace psychologically. ये दहशत ही थी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ बेईमानी रोकना नहीं था। इसका असली मकसद था इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे? अलाउद्दीन ने हर चीज की कीमत तय कर दी। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सब कुछ। कीमतें इतनी कम रखी गई ताकि वो अपने सैनिकों को कम नकद वेतन देकर उनका गुजारा चला सके। अच्छा। एक बड़ी सेना को कम खर्चे में मेंटेन करने का ये एक ब्रूटल बट इफेक्टिव तरीका था। तो मतलब व्यापारियों के शरीर से मांस काटकर वो अपनी सेना का खर्च निकाल रहा था। वाह। और पैसा जुटाने के लिए उसने टैक्स का क्या किया? उसने टैक्स को उस हद तक बढ़ा दिया जहां तक पहले कोई सुल्तान नहीं गया था। पैदावार का 50% से लेकर 80% तक। 80% तक? हाँ, 80% तक टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। इसके अलावा घरी यानी मकान पर टैक्स और चराई यानी जानवरों को चराने पर टैक्स जैसे नए टैक्स भी लगाए। मकसद क्या था? मकसद साफ था, जनता के पास सिर्फ गुजारे लायक पैसा छोड़ो, बाकी सब सल्तनत की तिजोरी में डालो
ताकि कोई विद्रोह के बारे में सोच भी न सके। तो एक तरफ बाजार पर पूरा नियंत्रण, दूसरी तरफ जनता की कमाई पर पूरा नियंत्रण। बिल्कुल। और इस पूरी मशीनरी को चलाने वाली उसकी सेना थी, जिसमें उसने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वो दाग और हुलिया प्रथा शुरू की। हाँ, दाग यानी सेना के घोड़ों पर एक शाही निशान दागना, ताकि कोई अच्छा घोड़ा बेचकर उसकी जगह घटिया घोड़ा न ला सके। सही। और हुलिया यानी हर सैनिक का पूरा हुलिया, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखवाना, ये एक तरह का मिडीवल बायोडेटा था। ताकि कोई फर्जी सैनिक दिखाकर वेतन ना ले सके। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि वो कितना माइक्रो मैनेजर था, हर चीज पर सुल्तान का डायरेक्ट कंट्रोल। तो अगर हम दोनों को देखें, बलबन और अलाउद्दीन, दोनों ही बहुत शक्तिशाली और क्रूर सुल्तान थे, लेकिन उनके तरीकों में एक फंडामेंटल फर्क नजर आता है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य बात यह है कि बलबन से अलाउद्दीन तक सल्तनत की महत्वाकांक्षा में एक जबरदस्त बदलाव दिखता है। बलबन का लक्ष्य सल्तनत की रक्षा करना था, उसे अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाकर कंसोलिडेट करना था। इसलिए उसे रक्षक कहा गया। उसका फोकस इंटरनल स्टेबिलिटी पर था, जबकि अलाउद्दीन का फोकस था विस्तार पर। हाँ, वो सिर्फ रक्षा नहीं करना चाहता था, वो जीतना चाहता था। वो सल्तनत को दिल्ली से निकालकर पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता था, इसलिए वो दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। एग्जैक्टली। बलबन ने सत्ता को मजबूत करने के लिए खौफ, रुतबे और दैवीय अधिकार का इस्तेमाल किया। उसने साइकोलॉजी पर काम किया। अलाउद्दीन ने भी खौफ का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी बुनियाद थी आर्थिक नियंत्रण और सैन्य ताकत। उसने इकोनॉमी को अपनी मिलिट्री मशीन का फ्यूल बना दिया। तो बलबन के लिए ताकत बचाए रखने की चीज थी, और अलाउद्दीन के लिए ताकत बढ़ाने की चीज थी। ये सारी बातचीत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अलाउद्दीन की नीतियां, जैसे बाजार नियंत्रण या भारी टैक्स, बेशक उसकी सैन्य सफलताओं के लिए प्रभावी थीं। सल्तनत अमीर हुई, बड़ी हुई, लेकिन क्या ऐसी नीतियां जो समाज के कुछ वर्गों जैसे व्यापारियों या किसानों के लिए बेहद दमनकारी हों, उन्हें राज्य के लिए अच्छा माना जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मजबूत शासन और संस्थागत अत्याचार के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ होती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।